जब से कोविड संक्रमण भारत में नजर आया है तब से एक ही सवाल सबकी जुबान पर रहा है, वो ये कि अगर ये संक्रमण कहीं गांव-गांव तक पहुंच गया तो क्या होगा। न सिर्फ आम लोग ये चिंता जताते रहे, बल्कि नीति नियंता ये चिंता जताते रहे, सरकारें ये चिंता जताती रहीं, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी क्या वो चिंता जमीन पर किसी हकीकत में तब्दील हुई? आज उसी व्यवस्था पर हम देंगे दस्तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जिसमें हम इन्हीं व्यवस्थाओं पर, सरकारों की नीति पर, नियत पर सवाल उठाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, लेकिन आत्मा तो छोड़िए, क्या ग्रामीण शरीर के बारे में भी कुछ किया गया है कि अगर वहां पर संक्रमण पहुंचे तो वहां अस्पताल हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, जांच की व्यवस्था हो। हमारे संवाददाताओं की एक बड़ी टीम निकली है देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों की हकीकत आप तक लाने के लिए। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में भारत की 70% आबादी रहती है। जो बीमार होती है तो इलाज के लिए गांव के पास उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें 4 से 6 बेड, एक मेडिकल इंचार्ज और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 30 बेड इलाज के लिए होते हैं, और यहाँ भी इलाज ना मिले तो गांव के मरीज को फिर जिला चिकित्सालय या शहर के प्राइवेट अस्पताल तक अपनी जिंदगी के लिए किस्मत को घिसना पड़ता है। क्योंकि कागज पर नहीं, जब हकीकत की दस्तक देने आज तक देश के गांवों में उतरता है तो उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ताला, दीवारों पर गोबर पाथा मिलता है। सरकारी फाइलों से नहीं, जनता के लिए जमीन पर उतरकर अगर अधिकारी देखने भी आ जाएंगे तो पाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए मरीज खड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुनीतियों की तालाबंदी है। हकीकत की जमीन पर दस्तक अगर जनप्रतिनिधि खुद दे दें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड खाली पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं होती है। इसीलिए आज भारत की 70% आबादी किस तरह के उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के भरोसे छोड़ दी गई, इसकी गवाही देख सुनकर अपनी राय दस्तक दे कर दीजिए। कहानी बिहार से शुरू करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर में गनौल का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का बोर्ड चमचमाता दिखता है। चमक सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि बाकी तो इस सब हेल्थ सेंटर में दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, ताला लटका है, और चाबी सत्ता वाली हासिल करके गांव वालों के लिए हेल्थ सेंटर का ताला खुलवाना सत्ताधारी भूल गए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, वहां पर अस्पतालों या फिर स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर में। और मेरे पीछे आप ये जो खंडर नुमा इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि गनौल में स्थित है। और पहली झलक में ही आपको इस इमारत को देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र खुद वर्षों से बीमार पड़ा हुआ है। जगह जगह से आप देखिए किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र टूटा फूटा है, और लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से तो ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा ही है। फिल्मी डायलॉग है कि रिश्तों में जान और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इसे थोड़ा यहाँ बदल कर सुनिए। इलाज देने वाले डॉक्टर और सरकारी व्यवस्था की नीयत साफ ना हो तो अस्पताल की दीवार पर लोग गोबर पाथना शुरू कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो गोबर से गोईठा सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी और परेशानी पैदा करने वाली ये सभी तस्वीरें हैं कि लोग स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मवेशियों का जो भूसा होता है वो यहाँ पर गांव वाले जो हैं उन्होंने रखा हुआ है। ताला लगता है महीनों क्या वर्षों से नहीं खुला दवा देने का, क्योंकि बंद अस्पताल लाख का है और खुल गया तो खाक का है। अंदर कुछ नहीं दिखता जो बता दे कि यहाँ इलाज भी हो सकता है। लालू प्रसाद जिस टाइम में मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उद्घाटन का उन्हीं का घोषणा हुआ कि लालू प्रसाद जी इसका उद्घाटन करेंगे। 95-96 की बात है।
लेकिन आज तक यहाँ सही ढंग से न डॉक्टर रहता है न सही उपचार होता है। ये लमसम कम से कम 15-20 हजार इस क्षेत्र का पॉपुलेशन है। ये 3-4 पंचायत लाभार्थी ये हॉस्पिटल यदि सुचारू रूप से चालू हो जाए, कम 20,000 आदमी का ये पूरा जनसंख्या इस इलाका में है। हम लोग रात दिन जो है पेशेंट को दरभंगा लेके जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा हम लोग को बगल में नहीं मिल पाता है। हम लोग को दरभंगा लेके जाता है, हम लोग को बहुत पैसा दरभंगा में खर्च होता है। यहाँ सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फायदा हम लोग को नहीं मिल रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गुड और कितनी गोबर है, इस बात से जान लीजिए कि मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 51,409 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है। और अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो बिहार में सीएचसी पर 8,60,000 लोगों की आबादी पर जाकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में 603 करोड़ रुपए खर्च करके 201 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 6 बेड से अपग्रेड करके 30 बेड वाला सीएचसी बना दिया गया। 176 ऐसे हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। लेकिन जैसे पटना के पास इस हेल्थ सेंटर के बेड खाली पड़े हैं, वैसे ही आरोप है बाकी अस्पतालों का हाल है। साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के नाम तो बदल गए हैं, लेकिन उसके प्रवृत्ति और प्रकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। अस्पताल के नाम पर बड़े बड़े भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इलाज कौन करेगा? डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सेज कहाँ हैं, मेडिकल स्टाफ कहाँ है, वो आज भी जनता ढूंढ रही है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो चुका है। लगभग 603.24 करोड़ के लागत से 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन भी किए गए। लेकिन जो मापदंड है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का, उस मापदंड के अनुरूप किसी भी सीएचसी या पीएचसी में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की गई बिहार के अंदर। ऐसी हालत सिर्फ बिहार की नहीं, मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर 54,970 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर इलाज को मिलता है। मध्य प्रदेश में 56,712 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर है। पंजाब में 31,758 लोगों के इलाज पर प्राइमरी स्तर पर एक डॉक्टर मिल जाए तो यही बड़ी बात है। और राजस्थान में 30,013 लोगों के इलाज के लिए गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक डॉक्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर जाकर जब आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह कलारा गांव पहुंचते हैं तो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र से इलाज की असलियत पर ताला लटकता पाते हैं, जो ग्रामीणों को महामारी के दौर में सेहत सुरक्षा के नाम पर मुंह चिढ़ाता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को इसलिए बनाया गया है ताकि देर सवेर अगर किसी को रात को या किसी भी ऐसे समय पे सरकारी चिकित्सा की मदद की दरकार हो तो पहले उसका शुरुआती इलाज इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए और उसके बाद उसे फिर यहाँ से आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुनगा भेजा जाए या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पे आगे भोपाल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ताला लगा हुआ है। ऐसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक एएनएम यानी नर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक मल्टीपर्पज वर्कर यानी जो स्वास्थ्य सुविधा सहायक के तौर पर कई काम कर सके, वो होना चाहिए। लेकिन ये कहां से मिलेंगे? क्योंकि हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 94% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। गुजरात में 91% स्पेशलिस्ट डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं है। बिहार में 86% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी गाँव वालों के लिए है और छत्तीसगढ़ में 91%। ऐसी हालत में एक डॉक्टर की तलाश में आज भी देश के हर राज्य में गांव का गरीब ग्रामीण नागरिक खड़ा इंतजार करता है, जिसे इन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब इलाज नहीं मिलता तो बीमारी बढ़ती है। उस नागरिक को शहर इलाज कराने आना पड़ता है और शहर में इलाज का महंगा खर्च गांव में गरीब का खेत, घर, गहना सब बिकवा देता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा आज तक। हम ये दस्तक देते हैं ताकि व्यवस्था में सुधार हो और वाकई जब ये दस्तक दी जाती है तो आपकी आवाज और हमारी आवाज मिलकर बदलाव होता है, जिस तरीके से बिहार के एक अस्पताल में हुआ।
वहां की व्यवस्था किस तरीके से अब बदली है वो देखिए, क्योंकि पहले एक खंडहर में, यानी अस्पताल नहीं, एक जर्जर इमारत, एक खंडहर में मरीजों का इलाज हो रहा था, और किस तरीके से आज तक ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई है तो अब मरीजों को शिफ्ट किया गया है एक बेहतर व्यवस्था में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जिस जर्जर इमारत में मौत की आशंका के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा था, अब वहां से अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों, मरीजों, परिजनों को हटाकर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए थे, जिसमें हमने मांग रखी थी कि इन मरीजों का सुरक्षित इलाज हो, न कि डर के साए में इन्हें रखा जाए। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 57% जो है वो झोला छाप डॉक्टर हैं। वैसे भी कहावत हमारे यहाँ पुरानी रही है, नीम हकीम खतराए जान, लेकिन यहां पर हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दफा जो आम आबादी है जिस तरह के अंधविश्वासों में पड़कर और जिस तरीके से इलाज का डॉक्टरी रास्ता जो है उसे छोड़कर अपने अपने नुस्खे आजमाती है, उसमें अगर कोई सांसद कोई ऐसा तर्क देने लगे या फिर किसी ऐसे विज्ञान की बात करे जो दरअसल अंधविश्वास को बढ़ावा ही देता है, तो क्या कहेंगे? ये तस्वीर आज की है जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की टीम ने वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर कोरोना की दवा 2DG तैयार की। रक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा और 3 चरण के ट्रायल के बाद दावा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकती है। लेकिन तब पहले से आई और अब फैलती जा रही ये तस्वीरें हैरान करती हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कई गांवों में लोगों को पिछले 2 हफ्तों से यह भरोसा हो गया है कि सुबह शाम सूर्य को जल चढ़ा दिया तो कोरोना से बच जाएंगे। आस्था से शक्ति मिल सकती है, लेकिन वायरस का इलाज हो जाएगा, ये भ्रम जनता के दिमाग तक कैसे पहुंचता है? क्या इसकी वजह भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा और मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए पहले भोपाल की सांसद के बयान को सुनते हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। DRDO के वैज्ञानिक, ICMR के बड़े बड़े ज्ञाता, एम्स के सारे रिसर्च करने वाले डॉक्टर, महामारी पर देशवासियों की जान बचाने के लिए जुटे जानकार, सबकी महीनों की मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत से दूर सांसद जी के साइंस में इन्हीं पर ट्रायल है। इन्हीं का नतीजा है कि गोमूत्र पीने से फेफड़े का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। देसी गाय का गोमूत्र पी लेने से कोरोना की दवा नहीं लेनी पड़ती और देसी गाय का गोमूत्र पीने वालों को ईश्वर कोरोना की बीमारी भी नहीं देगा। गोमूत्र मेडिकल साइंस का बखान करने के बाद साध्वी प्रज्ञा आगे ये भी बताती हैं कि इसका फायदा कैसे और क्यों होता है। प्रार्थना करके लेते हुए आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय के प्रति आस्था और श्रद्धा पर कतई सवाल नहीं, लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि क्या ऐसे वक्त में जब कोरोना ग्रस्त मरीज के इलाज में जरा सी लापरवाही, कोई गलत जानकारी उसकी जान पर आफत बन सकती है, तब क्या गोमूत्र से फेफड़े का इन्फेक्शन सही होने का प्रचार खुद को रोल मॉडल बताते हुए करना एक सांसद का सही है?
जनप्रतिनिधियों के भ्रामक बयानों के कारण लोग गोबर शरीर पर लपेटकर इसे कोरोना से बचाव का इलाज बताने लगते हैं और तब डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि ये तो इलाज नहीं है। इससे और खतरा बढ़ता है और तब समझना जरूरी है कि वायरस की रोकथाम और इलाज में आस्था और विज्ञान का घालमेल ना किया जाए, लेकिन हो रहा है। देश के कई शहरों में ऐसे लोग हवन करते हुए गुजर रहे हैं। आहुति देने के लिए लोगों को घर से बुलाते हैं और तर्क ये दिया जाता है कि अब इसी हवन के धुएं से कोरोना का वायरस मार दिया जाएगा। आम की लकड़ी प्रयोग होती है, वो होता है हाइड्रोकार्बन, और जो घी हम यूज करते हैं इसमें गाय का शुद्ध देसी घी, वो होता है फैटी एसिड। जब हम अग्नि की प्रेजेंस में आहुति करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन जैसी अच्छी गैसेस का निर्माण करती है। ओजोन मैंने एक गैस बताई, ऐसी हजारों लाखों गैस इस यज्ञ से निकलती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इसी सैनिटाइजर का प्रयोग करके संसार को शुद्ध करने का प्रयास करते थे। संसार में कोई रोग नहीं होता था। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, इसका भरोसा भारतीयों को है, लेकिन कोरोना वायरस इसी धुएं से खत्म होगा, इसकी ना तो कोई रिसर्च है ना पुख्ता प्रमाण। और तब ये भ्रम का धुआं फैलता है जनप्रतिनिधियों की बयानों वाली प्रयोगशाला से। महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। यज्ञ भी विज्ञान है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यज्ञ कोई धर्म है। ये धार्मिक या ये एक विज्ञान है और इसको लोगों ने सिद्ध किया है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा हुई है, यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि अब वायरल है, लोगों ने कहा है कि कोविड के जो महामारी वो हवा से भी फैल सकती है, तो हवा के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया जा सकता है। तो मैं उषा ठाकुर जी ने कहा, मैं उसका विरोध भी नहीं करूँगा और एकदम सहमति प्रदान भी नहीं करूँगा। अब आप सोचिए, यज्ञ से कोरोना रोकने के अपनी ही पार्टी के मंत्री के बयान से उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता पूरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन यही नेता लोग चाहते हैं कि जनता इनकी सुने, देसी गाय का गोमूत्र पीकर फेफड़े का इन्फेक्शन दूर करे। देसी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप के जरिए बहुत तेजी से फैलते हैं और कस्बों के साथ ग्रामीण इलाकों की जनता में अपनी पैठ बनाते हैं, जहां शिक्षा कम है और मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह मौजूद नहीं, और वही नागरिक अवैज्ञानिक अतार्किक बयानों को आस्था के लोटे में समेटकर सूर्य को जल चढ़ाने से कोरोना खत्म होने, गोबर लपेटने, गोमूत्र पीने से संक्रमण ठीक होने और हवन के धुएं से वायरस के मारे जाने पर अंधा भरोसा कर लेते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कहते हैं राजनीति में सारा खेल जो होता है वो टाइमिंग का होता है, और खासकर जब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की हो तो टाइमिंग की बात खास तौर पर की जाती है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजा है और उसके बाद अब नारदा स्कैम जो है, जो रिश्वत लेने का पूरा मामला था 7 साल पुराना, उसमें आज ही सुबह गिरफ्तारियां हुई। ममता सरकार के 2 मंत्री समेत कुल 4 टीएमसी नेताओं को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। हालांकि शाम होते होते उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जमकर हंगामा हुआ, जमकर राजनीति हुई और सवाल उठे कि क्या यह वाकई कानूनी एक्शन है या राजनीतिक रिएक्शन है। कोलकाता की इन तस्वीरों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भले 2.5 हफ्ते पहले खत्म हो गए, लेकिन सीबीआई के 2.5 कदम के एक्शन के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव का चक्रव्यूह और गहरा हो गया। हुआ दरअसल ये कि बंगाल के रिजल्ट के 15 दिन बाद सीबीआई ने 7 साल पुराने नारदा रिश्वत मामले में ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी समेत विधायक मदन मित्रा और नेता सोवन चटर्जी पर छापा मारकर पूछताछ का पहला कदम आज उठाया। दूसरा कदम सीबीआई ने ममता के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का उठाया,
लेकिन जब अदालत में सीबीआई ने इन सभी नेताओं की कस्टडी मांगने का अगला आधा कदम चला तो स्पेशल कोर्ट ने चारों नेताओं को जमानत दे दी और दिन भर की तस्वीरों ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल में असली खेला अब होना शुरू हुआ। कैसे? सीबीआई के कानूनी एक्शन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे अघोषित धरना देती हैं। दावा है कि ममता बनर्जी ने ये तक कहलवा दिया कि उनके नेताओं को पकड़ा है तो उन्हें भी सीबीआई गिरफ्तार करे। ममता के एक्शन से टीएमसी कार्यकर्ता भी सीबीआई दफ्तर घेर लेते हैं, सुरक्षा बलों से झड़प होती है। टीएमसी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग हैं निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, फरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, इन चारों की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की हालत ये कि ममता बनर्जी शासित राज्य में केंद्र के अधीन आने वाली एजेंसी की जांच के कदम से नाराज ममता की पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं और केंद्र को रिपोर्ट करने वाले राज्यपाल ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि पूरी तरह से अराजकता ही अराजकता, पुलिस और प्रशासन मौन की मुद्रा में है। आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह की अराजकता और असंवैधानिक तंत्र की विफलता के नतीजों को महसूस करेंगी। इस विस्फोटक स्थिति को देखने, नियंत्रित करने का समय आ गया है। टकराव के हालात ऐसे हैं कि कोलकाता के न्यू टाउन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पुतले फूंक दिए और नेताओं के बयान अनियंत्रित हो गए। गवर्नर इज अ ब्लड सकर। गवर्नर एकदम माने একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया, इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी गिरफ्तारी के बाद बेल पाए ममता के चारों नेता पर फर्जी कंपनियों से 4 से 5 लाख रुपए लेने का आरोप एक स्टिंग ऑपरेशन में लगा था। 2017 से जांच करती सीबीआई को 7 मई को ही राज्यपाल ने टीएमसी के चारों नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। टीएमसी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाकर पूछती है कि बीजेपी में शामिल हो चुके और इसी मामले में आरोपी रहे शुभेंदु मुकुल राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? Question is, why Subhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from him, from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी कोयला घोटाले में सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठे थे। चुनाव के बाद अब दोबारा सीबीआई के एक्शन में राजनीतिक रिएक्शन के आरोप लगते हैं और राज्य में टकराव की यह हालात कोरोना के उस संकट काल में बने हैं जब जरूरत स्वास्थ्य व्यवस्था पर एकजुटता की ज्यादा है और सियासत की कम। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। आप देख रहे हैं दस्तक में हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में बात तूफान ताउते की करते हैं, जिसके लिए 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था। किस तरीके से तेज हवाएं इन 7 राज्यों में और अब किस तरह का अलर्ट गुजरात में इस समय है, वहां के हालात किस तरीके हैं, हम आपको बड़ी खबर इस समय की दे देते हैं। गुजरात के तट से ताउते तूफान थोड़ी देर में टकराने वाला है। अहमदाबाद में अभी तेज बरसात हो रही है। एयरपोर्ट को सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दीव के पूर्वी छोर से अगले 3 घंटे में ये तूफान गुजरेगा। गुजरात में अगले 12 घंटे बहुत सतर्कता के माने जा रहे हैं क्योंकि यहां गुजरात को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। दिन में तूफान की गति का अंदाजा लगाने वाली ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की रात के साथ कैसी आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। सावधान, यह है तबाही का महातूफान। टूटते पेड़, उखड़ते खंबे, उड़ती छतें, ढहते मकान। कोरोना काल में तबाही का दूसरा नाम बना ताउते। अरब सागर में उठा तूफान, भयंकर तबाही लाया तूफान। 7 राज्यों में हिलोरे लेने लगी महातूफान ताउते की दहशत। कोरोना काल में लोगों को लीलने लगा महातूफान ताउते।
ये तबाही तूफानी है, समंदर से तबाही का शोर मचाता पानी है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने दहशत का ऐसा शोर मचाया है कि हर कोई थर्राया है। जहां जहां समंदर है, इस तूफान की आहट भर ही तबाही के निशान छोड़ रही है। तूफानी तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ धराशायी हो गए, तो कहीं घर के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर महातूफान ताउते खौफ बनकर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में ताउते ने अपनी टेढ़ी चाल चल दी है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह रास्ते बंद हैं। ये तो ट्रेलर है। असली तूफानी तबाही के बारे में सोचकर 7 राज्य डरे हुए हैं। तूफान ताउते की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। सोचिए ये रफ्तार कितनी तबाही मचाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में ताउते की दहशत से समंदर किनारे कर्फ्यू सा लगा दिया गया है। कोरोना काल में तबाही का ये तूफान सामने आकर खड़ा हो गया है। अस्पतालों में मरीज पटे पड़े हैं, उन्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक ताउते का असर चक्रवाती तूफान और बारिश के तौर पर हो सकता है। वेरावल से गोपी घांगर, गोवा से सौरभ वक्तानिया, रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे हम आपको अपने संवाददाता गोपी घांगर के पास लिए चलते हैं, जो कि एकदम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे बड़ा संकट इस समय नजर आ रहा है। गोपी, तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि इस समय के हालात क्या कह रहे हैं और तूफान को लेकर किस तरह की आशंकाएं। अगले 3 घंटे बताया जा रहा है उस क्षेत्र के लिए पूरे बहुत भारी। बिल्कुल श्वेता, अगले 3 घंटे इस क्षेत्र के लिए काफी भारी है, क्योंकि जो साइक्लोन है, साइक्लोन की आई जो है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रही है, जिसके चलते उसका जो लैंडफॉल है वो हो चुका है। और बताया यही जा रहा है कि साइक्लोन की जो आई है वो करीब 35 किलोमीटर की है, जिसे क्रॉस करते हुए कम से कम 12 बज जाएंगे। और 12 बजे तक ये जो साइक्लोन की आई जब तक क्रॉस होगी तब तक इस पूरे इलाके में जो विंड स्पीड है, आप देख सकते हैं जो पेड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हिल रहे हैं और जो विंड स्पीड है वो करीब 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है। जो हाल ही में 9 बजे का एक मैट डिपार्टमेंट के जरिए ट्वीट किया गया, उसके मुताबिक जो विंड स्पीड है वो करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा दीव में दर्ज की गई है। और साथ ही वेरावल, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली इलाकों के अंदर जो विंड स्पीड है वो करीब 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तो वैसे में पेड़ गिरना, बिजली गुल हो जाना, ये सारी चीजें होगी और उसकी ऐसी जो आपदा है उसमें जल्दी से जल्दी रिस्टोर किस तरीके से किया जाए उसके लिए भी प्रशासन फिलहाल मीटिंग कर रहा है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस वक्त पहुंचे हुए हैं कंट्रोल रूम में और वहां पे वो आला अधिकारियों के साथ, जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, उन लोगों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। श्वेता
जी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जिस पर प्रभाव हो सकता है और बहुत मुश्किल होता है उस जगह से रिपोर्टिंग करना जहां पर तूफान का अटैक, आक्रमण, आई ऑफ द स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, होने वाला हो। गोपी, ध्यान रखिए और वहां से तमाम अपडेट्स गोपी घांगर हमें लगातार दे रही हैं। जैसे ही अरब सागर में ताउते तूफान उठा, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारें सभी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया। मुंबई में हमने देखा कि किस तरीके से जो बहुत तेज रफ्तार की हवाएं हैं वो चली, कहीं कहीं पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं। और इन सारी चीजों के बीच सबसे अधिक जो अलर्ट पर रहा वो राज्य गुजरात ही रहा है। लेकिन किस तरीके से कर्नाटक से लेकर गोवा तक बिल्कुल अफरा तफरी और तबाही मच गई है, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। समंदर उफन उफन कर आ रहा है और दहशत का शोर सुना रहा है। तूफानी हवाएं तांडव मचा रही हैं। ऊपर से बारिश ने जीना दुश्वार करके रखा है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है और तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ताउते से बचने के लिए महाराष्ट्र ने किस तरह से और कौन कौन सी तैयारियां की हैं। लिया है साइक्लोन मुंबई में क्या असर दिखाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पर एनडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई है। जुहू इलाके में, जुहू बीच के पास देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम आ गई है जो यहाँ पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेके बिल्कुल तैयार है। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते के खौफ का आलम यह है कि तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। महाराष्ट्र के समुद्री तट से लगे जिलों से 12,420 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई तटीय जिलों में तूफान की वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। यहां मुंबई समेत कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो ताउते है ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। और अब गुजरात में ताउते की दहशत किस कदर दौड़ी वो भी दिखाते हैं। गुजरात में 23 साल बाद इतने भयानक तूफान की भविष्यवाणी की गई। हम आपको बता दें कि 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था। इसमें 1173 लोगों की मौत हुई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। ऐसे में ताउते का खतरा भांपते हुए गुजरात के तटीय जिलों के 655 गांव से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। पश्चिमी तट से हजारों मकान खाली करा लिए गए। चक्रवात ताउते का असर अब गुजरात में दिखने लगा है। करीब गुजरात के समुद्र तट से 350 किलोमीटर ये दूर बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज रात और कल सुबह, जल्दी सुबह यहाँ पे वो टकराएगा। और आप देख सकते हैं जो समुद्र के है, समुद्र में अब ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी है। दरअसल गुजरात के जो दक्षिण गुजरात है और सौराष्ट्र का इलाका है वहां पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा। और माना जा रहा है कि जो चक्रवात है वो वेरावल के पास से यहाँ पे उसका जो लैंडफॉल है वो ऊना वेरावल के बीच में होगा, जिसका असर सबसे ज्यादा वेरावल में होगा। और आप देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफी रफ हो चुका है। और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है। और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्री तट वाले शहर है, वहां पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में सैकड़ों लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है।
अमरेली के जाफराबाद इलाके के लोगों से कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बावलिया ने घर खाली करने की अपील की। गुजरात में एनडीआरएफ की 41 और एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों में 456 डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। कई शहरों के शहरी इलाकों से 2126 और ग्रामीण क्षेत्रों से 643 होर्डिंग हटा दिए गए। इसके अलावा जिन 7 राज्यों में ताउते का अलर्ट जारी हुआ, वहां एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी गई। प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई गई है, क्योंकि चलती ट्रेनों के तूफान से टकराने, ट्रैक पर विजिबिलिटी कम होने या पेड़ वगैरह गिरने से हादसा हो सकता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों से व्हाट्सएप के जरिए भारतीय मौसम विभाग और राज्य सरकार के साथ नियमित अपडेट के लिए निकट संपर्क बनाए रखा जा रहा है। मुख्यालय के आपदा नियंत्रण कक्ष और मंडल के आपदा नियंत्रण कक्षों के बीच हॉटलाइन सुनिश्चित की गई है। संबंधित मंडलों के इंजीनियरिंग विभाग को पेड़ काटने के उपकरण, डीजी सेट, डीजल चलित पंप, अर्थ मूविंग उपकरण, जेसीबी, यूटिलिटी वाहन, पर्याप्त ईंधन संसाधन के इंतजाम भी कर लिए गए, ताकि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर ये तैयार रह सके। एक तो कोरोना, ऊपर से ताउते तूफान का तांडव, कुदरत जिंदगी पर डबल प्रहार कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आज तक ब्यूरो। एक तो पहले से कोरोना का कोहराम, ऊपर से ये तूफान, और सोचिए कि तूफान के समय जो कोरोना के मरीज हैं उनका क्या, जो तटीय इलाकों के जो अस्पताल हैं या कोविड केयर सेंटर्स हैं उन सबको वहां से शिफ्ट करने की जरूरत तक पड़ गई। सोचिए अगर ट्रांसपोर्ट ठप हो जाए तो कोविड के मरीजों पर कैसा असर, किस तरीके से जो जरूरी सामानों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। और इसीलिए जो राज्य सरकारें हैं, चूंकि गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में यहां पर कोरोना के बहुत सारे केसेस हैं और बहुत जल्दी एक्शन की जरूरत यहां पर थी। क्या किया गया है आपको दिखाते हैं। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ तूफान। कोरोना काल में डबल अटैक का कहर। चक्रवात के चक्रव्यूह का खतरा सिर्फ समंदर किनारे इलाकों तक सीमित नहीं। सोचिए, तूफान के तांडव से अगर जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों के लिए ठप हो गई तो क्या होगा। महामारी के खिलाफ युद्ध की घड़ी में तूफान ने गुजरात, मुंबई और गोवा में खतरे की घंटी बजा दी। लिहाजा 2 मोर्चे पर एक साथ युद्ध की तैयारी की गई। ये तस्वीरें मुंबई के उसी बीकेसी कोविड और वैक्सीन सेंटर की हैं जो तूफान में तबाह हो गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए, पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। और यही वजह है कि इससे बचने के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला गया था। जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे बंद कर दिया गया था। यहाँ पर अब पानी जो जल जमाव है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पे कोई लोग आ भी नहीं सकते थे। यही वजह है कि इस दूरदर्शिता को देखते हुए जो प्रशासन है उसने अपनी दूरदर्शिता जो लगाई और यहाँ पर वैक्सीनेशन और जो जितने पेशेंट्स थे उन सबको अस्पतालों में लेके गई ताकि किसी तरह की मानहानि, किसी तरह का नुकसान न हो। एहतियातन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि टीकाकरण को रोक दिया गया। किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज्यादा ही जोर था।
और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस गश्त कर रहे हैं, बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। चक्रवाती तूफान के चलते यहां से करीब 600 कोरोना मरीजों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, यानी कोरोना काल में इस तूफान ने मरीजों की मुश्किल बढ़ा दी। ये तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ जिले की हैं। अनिल जोशी के पिता पिछले 30 दिनों से वेरावल के इसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन चक्रवाती तूफान के चलते हॉस्पिटल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मरीजों के घर वालों को आने वाले खतरों से आगाह किया गया है। कुछ जो सेफ, जिनके लिए ट्रांसफर करना सेफ होगा, अगर आदेश मिलेंगे तो उनको यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं सेफ जगह पे लिया जाने का है, और जो वेंटिलेटर पे है और जिसका ट्रांसफर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो डॉक्टर टीम ने पूरा उसका सजेस्ट किया कि अगर हो पाया तो हम उसे यहाँ पे ही रखेंगे, क्या कि बीच में उनको रास्ते में ट्रांसफर के दौरान कोई इश्यू ना हो जाए। तो ऐसा हमें कॉन्फिडेंस में लिया है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि दूसरे मरीजों को किया गया। सरकार के निर्देश पर हॉस्पिटल प्रशासन ने अगले 24 घंटे के इंतजाम कर लिए हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन और दूसरी दवाओं को सरप्लस स्टॉक में रखा गया है। साइक्लोन जो है वो आज वेरावल और ऊना के बीच का जो समुद्र किनारा है वहां से टकरा सकता है। वैसे में कोविड को लेकर जो अस्पताल है वहां पे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, शाम तक ये पहुंचेगा। वैसे में जो कोविड अस्पताल है, कोविड अस्पताल में आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाईज है उसको डबल कर दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी पेड़ गिर जाए या सड़कें बंद हो जाए तो जो मरीज इस अस्पताल में एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन वक्त पे मिलता रहे, उसकी ये कोशिश की जा रही है। और ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे का सरप्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बोतल्स है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो भी यहाँ पे 2-2 टैंक यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। यह वेरावल का सिविल कोविड अस्पताल है जहाँ पे फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज एडमिटेड है और 18 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। गुजरात सरकार के जरिए जिन अस्पतालों में टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उन स्ट्रक्चरों को हटाया जा चुका है। वहीं पोरबंदर में भी मरीजों को जूनागढ़ शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें गोवा की हैं, जहां बारिश का पानी हॉस्पिटल में घुस गया। खतरे को देखते हुए 350 मरीजों को रविवार की शाम शिफ्ट करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि महामारी के बीच चक्रवाती तूफान ने कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहत की बात यह है कि वक्त रहते की गई तैयारियों की वजह से मरीजों के इलाज में चक्रवाती तूफान दीवार नहीं बना। मुंबई से विद्या और सोमनाथ से गोपी खांघर के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही।